पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 25 पे हम लोग आ चुके हैं। हिस्ट्री या इतिहास में दिल्ली सल्तनत भाग 4 हम लोग करेंगे। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म कर लेंगे हम लोग, और फिर कल से हम लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल में रॉक सिस्टम या भारत के चट्टान तंत्र भाग 1 को हम लोग पढ़ेंगे। और राज्यव्यवस्था में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसमें बिल्स वगैरह कैसे पास होते हैं, कितने तरीके के बिल्स होते हैं, और अदर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स उनको देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं जो बहुत पहले टॉपिक रह गया था, आधा अधूरा रह गया था, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कंप्लीट कर लेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से। तुगलक डायनेस्टी का पतन हुआ था। तुगलक डायनेस्टी के आखिरी शासक के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो तैमूर ने कई सारी टेरिटरीज यहाँ पर कब्जा कर ली थी दिल्ली सल्तनत की, उसको अपने अधीन कर लिया था, और कई सारे जो खजाने वगैरह थे उसको भी लूट करके ले गया था समरकंद, और कई सारे अधिकारियों को भी ले गया था, कारीगरों को ले गया था। तो इस तरीके से पूरे रिसोर्सेज को एक तरीके से चूसने का काम किया था तैमूर ने, और अपने उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर जो बचे हुए क्षेत्र थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सैयद डायनेस्टी के शासकों को यहाँ पर स्थापित कर गया था। तो सैयद डायनेस्टी में जो ये शासक थे खिज्र खान थे। खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये कुल मिलाकर 4 शासक हैं सैयद डायनेस्टी में, जिन लोगों ने करीब 3 दशक तक शासन किया था। खिज्र खान के बारे में बात करें तो इसने कभी भी जो है बादशाह की उपाधि प्राप्त नहीं की, या फिर अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। सल्तनत का रैयत आला की उपाधि जो तैमूर ने इसको दी थी, इसी से संतुष्ट रहा था, और उसने अपने नाम से सिक्के भी नहीं चलवाए थे, ना ही खुतबा पढ़वाया था। ये तुगलक शासकों के सिक्के चलवाता था। इसने दरार जज्बात नामक पुस्तक लिखी थी जो इसकी वसीयत है। बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खान को सैयद कह करके पुकारा था। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि प्राप्त की थी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, खुतबा पढ़वाया था। मलिक सरवार उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण इसने दिया था, और तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के मुबारक शाह के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मोहम्मद शाह यहाँ पर शासक रहा था। फिर आलम शाह,
आलम शाह जो है ये खुद से ही शासन छोड़ करके चला जाता है, बदायूं में रहने लगता है और लोधी वंश के हाथों में इसके सत्ता के दौरान ही, मतलब आलम शाह के रहते हुए पूरे जो मालिक बन गए थे डायनेस्टी के, ये सल्तनत क्षेत्रों के, वो लोधी वंश के लोग हो गए थे, बहलोल लोधी। लोधी डायनेस्टी के बारे में अगर देखें तो इसका शासनकाल शुरू होता है 1451 से 1489 तक। उपाधि इसकी गाजी और इस्लाम खान की थी। प्राचीन काल में बिंदुसार, मध्यकाल में बहलोल लोधी सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाले शासक थे। दो दो बार राज्याभिषेक हुआ था लोधी का, दो दो बार राज्याभिषेक और अन्य लोगों का भी हुआ, जैसे फिरोज शाह तुगलक एक बार तुरंत ही मोहम्मद बिन तुगलक के मरते समय, और उसके बाद एक और दूसरी बार, फिर बहलोल लोधी का 2 बार हुआ, इब्राहिम लोधी और शिवाजी, औरंगजेब जो हम आगे पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी, इन सब का राज्याभिषेक 2 2 बार हुआ था। सिकंदर लोधी इसके उत्तराधिकारी थे। इन्होंने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी, तो इसका उपनाम गुलरुखी था, सिकंदर लोधी। सल्तनत काल में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था कहा जाता है सिकंदर लोधी के समय में थी। आगरा नगर की इसने स्थापना की थी और इसका नामकरण भी किया था। इब्राहिम लोधी के बारे में बात करें तो 1517 1526 अगर हम देखें तो इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का लोधी वंश का अंतिम शासक, 1517 से 1526 तक युद्ध में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को अनपरखा, सूरमा और कंजूस लिखा है अपने संस्मरण में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार डाला था। लोधी वंश के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। ये लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, मूल रूप से अफगानिस्तान का था बहलोल लोधी। तो लोधी वंश पूरा अफगान से था, अफगानी वंश था, ध्यान रखना है। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी ने शासन किया था। इस वंश के सबसे महान शासक यहाँ पर बहलोल ही कहे जाते हैं। बहलोल ने संत कबीरदास के समकालीन थे और कबीरदास को प्रताड़ित किया था, संरक्षण देने के बजाय इनको प्रताड़ित किया था। बहलोल लोधी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था 1504 में, राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था। सिकंदर लोधी के बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने शासन किया था। इब्राहिम लोधी अपने पिता की तरह सक्षम प्रशासक नहीं था। इब्राहिम के कुलीन वर्ग और राज्यपालों से मतभेद थे। इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार आलम खान और दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था, एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो आलम खान लोधी ने बुलाया था और दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। इसके अलावा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इस समय कृष्णदेव राय दक्षिण में भारत में विजयनगर के सम्राट थे। इब्राहिम लोधी के समकालीन 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया गया था मगर और मार डाला गया था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान था। मुगल वंश का जो शासक बनता है अकबर 1526 से। सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इससे हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन मुगल कालीन प्रशासन से आता है, एक सल्तनत कालीन प्रशासन से, हर बार यूपीपीएससी में आता है। तो अधिकारी उनके काम काज क्या है एक बार देख लेते हैं। तो ये बाईं तरफ अधिकारी, दाएं तरफ लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे। जैसे अगर मुशरिफ ममालिक के बारे में बात करें तो मुशरिफ ममालिक होता था महालेखाकार। मुस्तौफी ममालिक महालेखा परीक्षक होता था। दीवान इशरफ ये लेखा परीक्षक विभाग होता था। दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के समय सृजित किया गया था। कागजों की अव्यय के कागजों की देखभाल करना इसका काम था, टू रिव्यू और टू कीप एक्सपेंडिचर पेपर्स। दीवान इश्तिहाक ये पेंशन विभाग था। दीवान इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के समय सृजित किया गया था। दीवान आरिज या रावत अर्ज जिसका हेड होता था। दीवान आरिज सैन्य विभाग होता था, इसका प्रमुख जो है आरिज ममालिक होता था। मुगल काल में यही दीवान आरिज जो है मीर बख्शी का डिपार्टमेंट कहलाता था। तो दीवान आरिज और रावत अर्ज एक ही बात है। इसको हेड कौन करता था, आरिज ममालिक हेड करता था। और मुगल काल में आरिज ममालिक के बदले क्या होता था, अधिकारी का नाम मीर बख्शी होता था, जो डिफेंस डिपार्टमेंट को हेड करता था सेंट्रल लेवल पर। दीवान निशा के बारे में बात करें तो शाही सचिवालय होता था दीवान निशा। इसका प्रधान दाबीर ममालिक या अमीर मुंशी होता था। दीवान रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित होता था। काजी लश्कर सेना में कार्यरत न्यायाधीश को कहते थे। नायब मामलिकात या नायब ये सुल्तान बहराम शाह के समय चिहलगानी लोगों का जब शासनकाल था तो उस समय पद सृजित किया गया था और पहली नियुक्ति एतगिन की गई थी। नायब का पद सुल्तान के बाद का माना जाता था और वजीर से भी श्रेष्ठ इसको समझा जाता था। ये नायब का पद जो है बहराम शाह के समय चिहलगानी समूह ने सृजित किया था। नायब का पद वकील दर ये राज परिवार से संबंधित अधिकारी होता था, वकील दर। और काजिल कुज्जात ये न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और सदर सुदूर ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था, सदर सुदूर। बारीद ममालिक गुप्तचरों का प्रमुख और राज्य का प्रमुख संवाददाता होता था, बारीद ममालिक। और गुप्तचरों क्या बोलते थे, मुनियन या मुन्ही या फिर बारीद बोलते थे गुप्तचरों को, याद रख सकते हैं।
सारे जानदार या फिर सरजनदार भी इसको लिख सकते हैं, सारे जानदार या फिर सरजनदार। तो सरजनदार क्या होता था? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अमीर हाजिब या फिर बरबक। अमीर हाजिब राज दरबार की शान शौकत और समारोहों की देखरेख करने वाला होता था। अमीर याकूर ये इन्फेंट्री का प्रधान होता था, अश्वाधीक्षक होता था, अश्व सेना का प्रधान। चाशनीगीर ये शाही रसोई का प्रबंधक। बहलादार व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला व्यक्ति बहलादार होता था। शहनाए बरगा दरबार का अधीक्षक होता था, शहना ए बरगा। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। मजलिस ए खलवत ये मंत्रिपरिषद होती थी, ये कैबिनेट के तरीके काम करता था। और सीक्रेट मीटिंग्स जो है विशेष लोगों की सुल्तान के साथ होती थी, उसको मजलिस ए खलवत बोलते थे। मजलिस ए खास यानी कि बैठने का स्थान। वजीर प्रधानमंत्री होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख सेंट्रल लेवल पर होता था वजीर। खाजीन होता था कोषाध्यक्ष। और अमीर मजलिस होता था शाही उत्सव का प्रबंधक। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन को अगर समराइज करें तो दिल्ली सल्तनत को कई सारे इक्ताओं में बांटा जाता था, जिसको हेड करता था इक्तदार, जैसे हम बात कर चुके हैं इक्तदारी व्यवस्था के बारे में। और इक्ताओं को फिर सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता था, जिसको जिला हम लोग बोल सकते हैं। प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते थे उस समय, सरकार बोलते थे। सरकार को कुछ शिकों में बांटा जाता था, प्रेजेंट डे तहसील के तौर पर आप मान सकते थे। जिसका प्रशासन कौन करता था? इसका प्रशासन के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, इसको हम लोग शिकदार बोलते थे। शिकदार शिकदार। तो शिकों में कई सारे परगना आते थे। परगना जो है ये ग्रामों का समूह बेसिकली होता था। जो लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो ग्राम यानी कि विलेज होती थी। और परगना कई गांवों का समूह होता था। परगने का जो प्रशासक होता था ये बेसिकली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काम देखता था, आमिल रेवेन्यू कलेक्शन का। और विलेज लेवल पर चौधरी, खूत या मुकद्दम ये हेरिडेटरी ऑफिसर्स या फिर जो लोकल जमींदार होते थे ये यहाँ पे काम देखते थे रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का। ग्राम लेवल पर ये सबसे छोटे लेवल पे। तो हमसे एग्जाम पूछ चुके हैं कि जो ग्राम के अधिकारी यानी विलेज हेडमैन होते थे वो कौन होते थे? चौधरी, खूत या मुकद्दम होते थे। इसके अलावा सल्तनत काल में कुछ अमीर वर्ग होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते थे, जो अमीर मतलब नाम से भी अमीर, जिनके पास धन दौलत होती थी या फिर जिनके पुरखे किसी बड़ी पोस्ट पर रहे हों सल्तनत काल में, उनके जो कह सकते हैं रिश्तेदार या फिर वंशज, उनको अमीर कहा जाता था। तो मोहम्मद घोरी के समय में अमीर कौन होते थे? मुइज्जी या फिर गुरीद। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुबी अमीर होते थे। और इल्तुतमिश के समय शमसी अमीर होते थे। जलालुद्दीन के समय जलाली जाति के अमीर होते थे। और अलाउद्दीन के समय अलाई जाति के अमीर होते थे। विभिन्न सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग जैसे दीवान आरिज का सर्जन ये बलबन ने किया था। गियासुद्दीन बलबन ने दीवान वकूफ ये सर्जित किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और दीवान अमीर को ही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, कृषि विभाग था। और तकावी लोन भी दिए जाते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कृषकों को तकावी नाम से लोन दिए जाते थे। इसके बाद ये दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, इससे रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से हो सके। दीवान बंदगाह दास विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। दीवान रियासत यानी बाजार नियंत्रण विभाग की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वकील सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने वकील सुल्तान कार्यालय सृजित किया था। सल्तनत काल में खालसा भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में सीधे नियंत्रण के अधीन जो भूमि रहती थी, ऐसी भूमि जो इक्ता में ना बांटी गई हो, इक्तादार के नियंत्रण में नहीं, सीधे सुल्तान और उसके अधिकारियों के नियंत्रण में हो, उसको खालसा भूमि बोलते थे। और उशरी भूमि, इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। खराजी भूमि ये गैर मुस्लिम हिंदुओं के अधिकार में रहने वाली भूमि होती थी, इसको खराजी भूमि बोलते थे। यहाँ पर उपज का 20% यानी करीब 1/5 हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था। और रणाका भूमि ये सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में, खासकर जो लोकल हिंदू शासक थे जो सुल्तान की सोवरेंटी मानते थे, उनके अधीन जो है शासन करते थे, उनके कह सकते हैं कब्जे में जो भूमि होती थी उसको रणाका भूमि बोलते थे। सुल्तानों के अधीन जो हिंदू शासक लोकल हिंदू रूलर्स थे उनके कब्जे में जो भूमि होती थी उसको रणाका भूमि बोलते थे। मदद इमाश भूमि, दान के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको मदद इमाश बोला जाता था। तो ये भूमि के प्रकार हो गए। और जो कर लगाए जाते थे ये मेजर कर लगाए जाते थे। खुम्स यानी लूट का माल जो होता था, जो माल लूट करके लाया जाता था उसमें सुल्तान अपना हिस्सा रखते थे और सैनिकों को हिस्सा मिलता था। तो खुम्स हो गया, और फिर ये ज़कात हो गया, खराज हो गया और उश्र हो गया, ये सभी पर लगते थे कर। और एक टैक्स जो था, एक रिलीजियस टैक्स एक्सक्लूसिव था जिसको जजिया बोला जाता है। जजिया सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगता था। हिंदू और अन्य लोग जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म नहीं मानते थे उन पर जजिया कर लगता था। तो ये टैक्सेशन के बारे में ध्यान रख सकते हैं। सैन्य संगठन के बारे में बात करें तो सवार कल्ब केंद्रीय सेना होती थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। इसे हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता था। आपको पता है
सल्तनत काल में इक़्तिदार का काम सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, उसको अपने अधीन घोड़े और घुड़सवार रखने पड़ते थे सैनिकों के रूप में। तो इक़्तिदार जो सैनिक सप्लाई करता था वो तो अलग होते थे, ठीक है? इक़्तिदार के अधीन भी कुछ सैनिक यहाँ पर रहते थे, घुड़सवार सैनिक, वो अलग हो गए। लेकिन सुल्तान अपनी केंद्रीय सेना भी रखता था, अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो केंद्रीय सेना रखता था उसको हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था। इसी में से एक नया वर्ग एक बार सृजित किया गया था, इसको खादम खास भी कहा जाता था। हश्म अतरफ ये प्रोविंशियल लेवल पर जो सेना होती थी वो होती थी। हश्म अतरफ वजहस या मुरत्तब स्थायी सैनिक होते थे, वजहीस या गैरवज ये अस्थायी सैनिक होते थे, खासखेल ये सुल्तान के पर्सनल सैनिक होते थे, खासखेल। भारत में चट्टान तंत्र कैसा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और भारत में चट्टान तंत्र को बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कुछ भागों में। सबसे पहले तो इसके जो टाइप्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें या आर्कियन चट्टान प्रणाली, फिर ये पुराना क्रम की चट्टानें या पुराना रॉक सिस्टम, और फिर जो है ये द्रविड़ क्रम की चट्टानें यानी द्रविडियन क्रम, और फिर चौथा है आर्यन रॉक सिस्टम या आर्य चट्टान प्रणाली। तो ये चार मुख्य डिवीजन है, फिर इसमें सब डिवीजन्स भी हैं। और आर्किन रॉक सिस्टम में इसके सब टाइप्स कौन कौन से हैं? आर्किन रॉक सिस्टम में आ जाएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ रॉक सिस्टम और आर्किन रॉक सिस्टम। ऐसे ही पुराना रॉक सिस्टम में दो प्रकार की आ जाएंगी, विंध्यन सिस्टम, विंध्य क्रम, और कुडापा सिस्टम। पुराना क्रम की चट्टानों में, द्रविडियन क्रम की चट्टानों में द्रविडियन क्रम की चट्टानों में कार्बोनिफेरस सिस्टम आ जाएगा, और आर्यन क्रम की चट्टानों में आ जाएगा टर्सरी सिस्टम, टर्सरी क्रम, डेक्कन ट्रैप, मीसोजोइक सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम से हमको सबसे ज़्यादा कोल मिलता है। भारत में कोल किससे मिलता है? गोंडवाना सिस्टम से हमको मिलता है। एग्जाम में आ चुका है। अब देख लेते हैं ये जो टाइप्स हैं, जैसे आर्किन क्रम की चट्टानों के जो सब टाइप्स हैं कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किन क्रम की चट्टानों के बारे में। आर्किन, निश और शिस्ट ये सबसे पुराने रॉक्स हैं भारत में जो पाए जाते हैं। आर्किन क्रम की चट्टानें जो हैं सबसे पुरानी मानी जाती हैं। आर्किन आर्किन क्रम की चट्टानों से पुरानी कोई चट्टान भारत में उपलब्ध नहीं है। तो निश और शिस्ट से मिलकर के बनी है। निश खनिज संरचना ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक भिन्न होती है, और शिस्ट अधिकांशतः क्रिस्टलाइन, इसमें अभ्रक, टैल्क, हॉर्न ब्लेंडी, क्लोराइट आदि शामिल होते हैं। तो ये हो गया। तो नीस में क्या होता है? शिस्ट में हमने बता दिया। आर्किन क्रम की चट्टानें 4 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद धारवाड़ सिस्टम के बारे में बात करें तो 4 से 1 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टान है। अत्यधिक रूपांतरित तलछटी चट्टान प्रणाली है। तो मेटामॉर्फिक तलछटी चट्टान प्रणाली है। आर्कियन निस और शिस्ट के तलछट के कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस से बनी है। ये सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम धारवाड़ क्रम की कर्नाटक के धारवाड़ जिले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है क्योंकि इसमें उच्च श्रेणी का मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। तो हमसे अगर पूछें कि स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल इन इंडिया या हार्टलैंड ऑफ मेटालिक मिनरल इन इंडिया कौन सी होगी, तो आप इसमें आंख बंद करके लगा देंगे। अगर ऑप्शन में दिया होगा धारवाड़, अगर ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं देंगे तो यहाँ पर छोटा नागपुर की प्लेट्यू जरूर दे देंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर ये धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको ऑप्शन में दिया होगा। ये भारत में मेटालिक मिनरल्स का स्टोर हाउस है, क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इस बेल्ट में लौह पाया जाता है, लौह एस यानी कि आयरन ओर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा, सोना, ये सब मूल्यवान खनिज जो मेटालिक मिनरल्स बेसिकली पाए जाते हैं। पुराना क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो जो है विंध्य सिस्टम है इसमें, फिर कुडापा सिस्टम है। विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो महान विंध्य पर्वत के नाम पर इसका नाम लिया गया है। प्राचीन तलछट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं और ये परत के रूप में होती हैं आर्किन बेस पर, यानी आर्किन क्रम की चट्टानों के ऊपर मोटी परत के रूप में ये जमती है और जीवाश्म रहित होती है, यानी कि इसमें फॉसिल नहीं होते हैं। ये नोट करते जाइएगा किसमें फॉसिल मिलेंगे किसमें नहीं मिलेंगे। तो विंध्यन क्रम में फॉसिल नहीं मिलते हैं। विंध्यन प्रणाली में हीरे वाले क्षेत्र विद्यमान है, जैसे पन्ना और गोलकुंडा की माइंस किस बेल्ट में आती है आपसे पूछे तो विंध्य प्रणाली में आती है। जब हमसे एग्जाम पूछते हैं कि पन्ना और गोलकुंडा माइंस जो है भाई किस बेल्ट में आएंगी, क्या धारवाड़ में आएंगी, क्या कुडापा में आएंगी, क्या विंध्य में आएंगी, क्या फिर ये पुराना क्रम की मतलब ये कह सकते हैं गोंडवाना में आएंगी, तो विंध्य प्रणाली में आती हैं। ये हीरे की खदानें भारत की, ध्यान रखिएगा। धात्विक खनिजों से रहित होती है, यानी कि इसमें मेटालिक मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या पाए जाएंगे? नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स।
लेकिन इसमें आपको सजावटी पत्थर, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की अधिकता देखने को मिलती है। शुद्ध कांच बनाने वाली रेत ये सब मिल जाती है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ से मिल जाते हैं, लाइमस्टोन वगैरह। और जो है ये हीरे वाले क्षेत्र तो मिल ही जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुडापा सिस्टम की। तो कुडापा सिस्टम में भी जीवाश्म रहित मृदा होती है। इसमें सैंडस्टोन देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर, स्लेट देखने को मिलता है। और सिंक्लाइनल बेसिन पर ये जो अवसाद जमा होता है उसी से ये कुडापा रॉक बने होते हैं। यानी दो फोल्ड माउंटेन के बीच में जो ये जो अवसाद बनता है इस तरीके से, तो ये सिंक्लाइन में यानी इस वाले क्षेत्र में जो तलछट जम जाती है वही है कुडापा प्रणाली, कहने का मतलब है। जो सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा होता है दो फोल्ड माउंटेन के बीच के अवसाद में, डिप्रेशन में, वही यहाँ पे है कुडापा क्रम की चट्टानें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और सही भी है। आंध्र प्रदेश के कुडापा जिले में सबसे अच्छी तरीके से उदाहरण देखा जा सकता है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि कुडापा सिर्फ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये चट्टानें थोड़े थोड़े जो कह सकते हैं डिपॉजिट्स के रूप में अलग अलग जगह फैली हुई है। तो जहाँ जहाँ पर आपको मैंगनीज डिपॉजिट देखने को मिले, तांबा देखने को मिले, ठीक है, और कोबाल्ट, निकल, ये सब देखने को मिले, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि आप कुडापा क्रम की चट्टानें देख रहे हैं। तांबा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बालाघाट और मलज खंड में देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर कुडापा क्रम की चट्टानें हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक। और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के बड़े भंडार इसमें मौजूद होते हैं। तो सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन यहाँ पर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कुडापा क्रम की चट्टानें हैं और आंध्र प्रदेश में भी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे द्रविडियन सिस्टम पर। द्रविडियन क्रम की चट्टान जो है पैलियोजोइक में बनी थी, पैलियोजोइक एरा में। इनका सृजन 600 से 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं ये क्रोनोलॉजी में पढ़ाई है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जैसे पुरानी आर्किन क्रम, फिर धारवाड़ क्रम, फिर आप देखेंगे विंध्य क्रम, फिर कुडापा प्रणाली, फिर ये जो है कार्बोनिफेरस, फिर ये द्रविडियन। मतलब पहले द्रविडियन फिर कार्बोनिफेरस, ये क्रम ध्यान रखना है। कौन कितनी पुरानी चट्टान है ये भी लगाने को क्रम से आ सकता है। तो द्रविडियन चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो 300 से 600 मिलियन वर्ष पहले इनका सृजन हुआ था। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में यानी कि हिमालयन और गंगा मैदान रीजन में पाई जाती हैं। तो द्रविडियन क्रम की चट्टानें शिवालिक में मिल सकती हैं बिल्कुल, और जो है गंगा के मैदान रीजन में मिलती है। द्रविडियन है इसका मतलब ये नहीं कि साउथ इंडिया में मिलेगी, ये बड़ा जरूरी है कन्फ्यूजन, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं कि द्रविडियन क्रम की चट्टानें तो जाहिर सी बात है साउथ इंडिया में मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ये हिमालय और गंगा के मैदान में पाई जाती हैं और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन पाई जाती हैं, हिमालय और गंगा के मैदान में मिलती है। और भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो नाम के विपरीत इनका गुण है, प्रायद्वीपीय भारत में कम देखने को मिलती है, गंगा के मैदान में और हिमालयन फुटहिल्स में द्रविडियन क्रम की चट्टान देखने को मिलती है। और इनमें भी अच्छी खासी मात्रा में जीवाश्म होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, द्रविडियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। कार्बोनिफेरस चट्टानों के बारे में बात करें, 350 मिलियन वर्ष पुरानी है। और कार्बोनिफेरस चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट उच्च कार्बोनिफेरस चूना पत्थर से बना होता है, ठीक है। मतलब माउंट एवरेस्ट में कार्बोनिफेरस चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन देखने को मिलता है। और कोयला निर्माण कार्बोनिफेरस युग में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस कोयला नहीं पाया जाता है। कार्बोनिफेरस चट्टानों कोयला भारत में नहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो कोयला आता है ये गोंडवाना सिस्टम से आता है, ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला कार्बोनिफेरस काल का नहीं, गोंडवाना क्रम का है। और लेटर ग्रेट लेक्स रीजन जो यूएस का है, यूके का है, रूर रीजन जो है वहां पर जो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है वो कार्बोनिफेरस का पीरियड का है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये हमारे देश में जो कोयला मिलता है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से आता है, कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानों से नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर्यन क्रम की चट्टानों में टर्सरी क्रम और डेक्कन ट्रैप, मीसोजोइक और गोंडवाना क्रम की चट्टानें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना मैं छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा आपको। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग 5th 5 ईयर प्लान स्टडी कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था 5th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था ये था 1974 से 1979 के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, इमरजेंसी क्राइसिस जैसे हुई थी, तो इसकी वजह से प्लान का जो मतलब ऑब्जेक्टिव था और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो दोनों चीज़ें प्रभावित हुई, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड आ गया 1975 से 77 तक, तो ज़्यादातर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर जो है सरकार भी ही गिर गई थी इंदिरा गांधी की। जनता गवर्नमेंट 1978 में पावर में आती, तो जाहिर सी बात है नई सरकार आती तो पुरानी सरकार के योजनाओं को जो है थोड़ा सा चेंज करती है, उसमें ऑल्ट्रेशन करती है। तो जनता गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इनकी प्लान ड्यूरेशन थी 1979 में खत्म होना था, इसको 1978 में ही प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया। और रोलिंग प्लान जो है जनता गवर्नमेंट लेकर के आई थी 1978 से 1980 के बीच।
और इन लोगों ने कहा था कि नया 5 ईयर प्लान जो है हम लोग शुरू करेंगे 1978 से। जनता गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि नया 5 ईयर प्लान जो है 1978 से ही हम लोग शुरू कर लेंगे, एग्जिस्टिंग फिफ्थ 5 ईयर प्लान को एक साल पहले ही टर्मिनेट करके। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट फिर बदलते हैं, जनता गवर्नमेंट फिर जो है पावर से बाहर चली गई थी, कांग्रेस पावर में वापस आती है 1980 में, और 1 अप्रैल 1980 को नया 5 ईयर प्लान अनाउंस करती है कांग्रेस। जो उनकी चीज़ें अधूरी रह गई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, उसको फिर से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तभी आप देखेंगे जो क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है या पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो है ये कब शुरू किया था कांग्रेस ने, किस 5 ईयर प्लान में। तो इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी रहती है कब किया था, क्या अपने जो है रिवाइवल गवर्नमेंट में किया था या फिर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में। गरीबी हटाओ का नारा तो वैसे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अनाउंसमेंट के समय दे दिया गया था 1974 में ही, लेकिन इमरजेंसी के कारण जो है कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट इसको अपने 6th 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट कर पाई थी, जो इन्होंने अनाउंस किया था 1 अप्रैल 1980 में, दोबारा जनता गवर्नमेंट के गिरने के बाद, दोबारा पावर में वापस आने के बाद 1 अप्रैल 1980 को जो अनाउंस किया था, और कई सारी स्कीमों को मिला करके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1980 को। अनाउंस वैसे तो ये 1978 में ही हो गया था, ठीक है, जनता गवर्नमेंट के समय, लेकिन इसको 1980 में 2 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू किया गया था। पॉवर्टी एलिवेशन एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया था 6th 5 ईयर प्लान में, लेकिन अनाउंस किया गया था 5th 5 ईयर प्लान में, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें 5th 5 ईयर प्लान ही सही माना गया है। 6th 5 ईयर प्लान सक्सेसफुली खत्म होता है 5 साल की अवधि पूरी करने के बाद। फिर ये 7th 5 ईयर प्लान अनाउंस होता है 1985 में। इसमें 15 साल का पर्सपेक्टिव रखा गया था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 1985 से 2000 तक का पर्सपेक्टिव इसमें दिया गया था। इसमें जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1989 में। और जो है 7th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे बेसिक नीड पर फोकस करने के, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, यानी कि जो सोशल सर्विसेज थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। जवाहर रोजगार योजना 1989 आई थी 7th 5 ईयर प्लान की अवधि के दौरान। और इसमें अगर हम आउटकम्स देखें तो आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं रहे थे। माइनिंग सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अनफेवरेबल चल रहा था भारत के लिए। तभी जा करके 90s की शुरुआत में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े थे। इसमें लक्ष्य रखा गया था सनराइज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का। फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उस समय की सनराइज इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया था। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कोई दो इस समय की जो सनराइज इंडस्ट्रीज 2024 के लिए जो हो सकती हैं, वो सनराइज इंडस्ट्री कौन है भारत की। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इस समय की सनराइज इंडस्ट्री 2 कौन सी है। ये प्लान भी सक्सेसफुली खत्म किया जाता है 1985 से 1990 की अवधि में। और फिर जो है 1990 से 1992 तक 2 एनुअल प्लान लाए जाते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इसमें 5 ईयर प्लान नहीं लाई थी सरकार। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस जब कर रहे हैं तो एनुअल प्लान के रूप में 2 प्लान यहाँ पे गुजारेंगे, और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के रूप में अपनी इकोनॉमी को पहले रिस्ट्रक्चर करेंगे, मजबूत करेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, आपको पता है, और जो है डिवोल्यूशन करना पड़ा था एक ही हफ्ते में 2 बार। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया, बल्कि एनुअल प्लान लाया गया, जिससे पहले इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया जा सके और उस रिस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के हिसाब से फिर नया प्लान लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो ये 2 एनुअल प्लान आए थे 1990 से 91, 91 से 92 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। फिर जो है ये 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 1997 की अवधि के लिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो 8th 5 ईयर प्लान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, और मनमोहन सिंह जी के हाथ में कमान थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रयास किए थे लोगों को पॉवर्टी की रेखा से बाहर लाने के लिए। तो पॉवर्टी एलिविएशन जो वैसे तो 5th 5 ईयर प्लान से ही कांग्रेस का नारा रहा था, लेकिन एक्चुअली में इसके सारे आउटकम्स जो है नहीं देखने को मिल रहे थे। ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस 5 ईयर प्लान में 8th 5 ईयर प्लान में ऐसे प्रयास किए गए कि वाकई में लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और ह्यूमन फेस एलिमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का यहाँ पे नारा दिया गया था। ह्यूमन फेस एलिमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि चूंकि इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया गया था, लाइसेंस राज को खत्म किया गया था, पब्लिक सेक्टर जो है इसको अब कम सरकार तरजीह दे रही थी, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत। जो लोग इससे प्रभावित होने वाले थे वो लोग प्रभावित ना हो, ऐसा काम करना था सरकार को। इसी वजह से इसको ह्यूमन फेस एलिमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कहा गया था कि सरकार को नई चीज़ें तो करनी है, लेकिन उन नई चीज़ों को करने से किसी को घाटा ना हो, कोई गरीबी रेखा में ना चला जाए, ये भी सरकार को इंश्योर करना था। इसी 5 ईयर प्लान की अवधि के दौरान जो है WTO का मेंबर इंडिया बनता है, जिससे इंडिया ने सबक सीखा कि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में कैसे जो है सर्वाइव करते हैं और क्या क्या जो है ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए और लोगों के साथ
अन्य देशों के साथ कैसे हम लोग समन्वय बना सकते हैं। इंडिया मेंबर WTO का कब बना था, ये ईयर आप लोग कमेंट करके बताइए, एग्जैक्ट ईयर और डेट क्या है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है या क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं कि जो है कब WTO का मेंबर इंडिया बना था। एलपीजी रिफॉर्म्स के लाने से और जो है ये इस 5 ईयर प्लान की अवधि में करंट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है इंप्रूव होना शुरू हो गया था मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में, तो ये यहाँ पे है देखने को मिल सकता है। 5 ईयर प्लान का आउटकम ये था कि करंट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है इंप्रूव होना शुरू हुआ था। 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, अगर हम एक लाइन बोलें जो आपके एग्जाम में पूछते हैं कि 5 ईयर प्लान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ विद इक्वलिटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ विद इक्वलिटी, ये इसका नारा था 5 ईयर प्लान का। इसकी अवधि है 1997 से 2000 तक। क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें कुछ अलग दिशा में थी तो इसको अप्रूवल ही काफ़ी देर से मिला था। फरवरी 1999 में प्लान अनाउंस हुआ था 1997 में। फरवरी 1999 में जा करके इसको अप्रूवल मिल पाया था एनडीसी के द्वारा। क्योंकि एनडीसी में प्रधानमंत्री और सरकार के लोग होते हैं, तो जब सरकार ही स्थिर नहीं थी तो इस प्लान को अप्रूवल नहीं मिल पाया। फाइनली इसको अप्रूवल मिला था 1999 में, और इसकी अवधि बढ़ाई नहीं गई थी, इसकी अवधि 2002 तक ही रखी गई थी। ठीक है, तो 3 सालों में इस प्लान ने जो परफॉर्मेंस दी उसी के हिसाब से इसको एलिवेट करेंगे। मतलब कह सकते हैं इसका मूल्यांकन उसी हिसाब से करेंगे कि इस प्लान को सिर्फ 3 वर्ष का समय मिला कार्यावधि इसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर में सुधार लाने का इसमें प्रयास किया गया था, और रीजनल बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि पिछले 5 ईयर प्लान में हम देख रहे थे, खासकर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, यानी कि गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था। तो इस 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था कि रीजनल बैलेंस जो है क्रिएट करना है। हमसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा जो नीति आयोग फॉलो कर रहा है, किस 5 ईयर प्लान में सबसे पहले इसकी बात की गई थी। तो सबसे पहले इसकी बात की गई थी, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सबसे पहली बार एलिमेंट देखने को मिलते हैं 9th 5 ईयर प्लान में, ये ध्यान रखिएगा। 9th 5 ईयर प्लान से ही मास पार्टिसिपेशन पर फोकस किया गया था, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है अस्तित्व में आ चुके थे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और मास पार्टिसिपेशन पे फोकस किया गया था कि सिर्फ ऊपर के कुछ आईएएस ऑफिसर्स प्लानिंग ना बनाएं, बल्कि जो लोकल लेवल के लोग हैं उनके भी फीडबैक वगैरह शामिल किए जाएं। तो 9th 5 ईयर प्लान का लेखा जोखा यह है। 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें अगर हम, 10th 5 ईयर प्लान, तो इसमें सोशल सेक्टर पर फोकस किया गया था। ये भी इसी चीज़ से जुड़ा था कि गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाई जाए, एक्सेस टू हेल्थ और एजुकेशन, इस पर फोकस किया जाए। ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी जो है 10th 5 ईयर प्लान का थीम था कि ग्रोथ हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करेंगे? स्किल डेवलपमेंट करके, बच्चों को शिक्षा दे करके, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करके। 10th 5 ईयर प्लान में एक लॉन्ग टर्म एम घोषित किया गया था कि अगले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम को 2 गुना करना है, सरकार ने लक्ष्य रखा था। पब्लिक वाटर सप्लाई और सीवेज, इन सब चीज़ों को भी जो बेसिक हेल्थ सर्विस, मतलब बेसिक जो नीड्स हैं उसमें शामिल किया गया था। अभी तक बेसिक नीड में सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन को हम लोग मानते थे, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज और अन्य चीज़ों को भी ये माना गया था कि ये भी बेसिक हेल्थ, बेसिक जो सर्विसेज मिलनी चाहिए सिटीजन्स को, उसमें जोड़ा जाना चाहिए। एग्रीकल्चर को प्राइमरी मूविंग फोर्स बोला गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला ये सेक्टर था, अभी भी है। और गवर्नेंस पे इसमें फोकस किया गया था कि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरेबल टारगेट्स होंगे, उन पे फोकस किया जाए, और गवर्नेंस के, मतलब गवर्नेंस अच्छी होगी तो हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये 10th 5 ईयर प्लान का लेखा जोखा है। 2002 से 2007 तक मनरेगा भी इसी दौरान आया था। तो किस 5 ईयर प्लान के दौरान मनरेगा आया था, ये पूछ सकते हैं। 10th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो आखिरी कांग्रेस सरकार थी उसने अप्रूव किया था 2011 में। 2012 से 2017 की तक की अवधि के लिए लाया गया था। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसका नारा था 11th 5 ईयर प्लान का। ये लास्ट 5 ईयर प्लान है, तो क्योंकि बाद में तो नीति आयोग की स्थापना हो जाती है, योजना आयोग को ही खत्म कर दिया जाता है, एनडीसी वगैरह को। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जो 12th 5 ईयर प्लान के थे वो एक बार देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है इसमें। टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो बहुत समय से नारा था। टू इम्प्रूव रीजनल इक्वलिटी अक्रॉस स्टेट्स एंड विद इन स्टेट्स। To improve living conditions for SCs, STs, OBCs and minorities, to generate attractive employment opportunities for Indian youth, to eliminate gender gaps। फिर जब फर्स्ट टाइम जो मोदी जी की सरकार बनती 2014 से, तो एक बार फिर से स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे, पूरी तरीके से लेखा जोखा ही बदल गया था। योजना से रिलेटेड जो बॉडीज थी वो भी रिस्ट्रक्चर की गई, सारी नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया ऑब्जेक्टिव और रिजोल्यूशन से। ठीक है, वो सब कैसे कैसे हुआ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। योजना आयोग खत्म होता है, नीति आयोग अस्तित्व में आता है। नीति आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने पिलर्स होते हैं नीति आयोग के, और नीति आयोग कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, इसको हम लोग स्टडी करना
नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। 5 ईयर प्लान के बारे में इतना ध्यान रखना ज़रूरी है। तो डे नंबर 25 में साइंस सेक्शन से हम लोग कंटिन्यू करते हैं साउंड वाले टॉपिक से। हम लोग बेसिक्स पूरा जान चुके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो भी चीज़ हमें सुनाई देती है, जैसे ये आवाज़ मेरी आप सुन पा रहे हो, साउंड केवल इतना ही नहीं है कि जो चीज़ आपको सुनाई दे जाए। जो चीज़ सुनाई देती है उसे हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। कुछ फ्रीक्वेंसी इसके नीचे भी होती हैं तो कुछ इसके ऊपर भी होती हैं। तो जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑडिबल के, उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स, और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। ये पूरी बात हम कर चुके हैं डे नंबर 24 में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखी हो, कृपया जाके वो देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप ये जान सकते हो कि कोई आवाज़ तेज़ है कि धीमी है, साथ ही में लड़के की साउंड है कि लड़की की आवाज़ है, या फिर वो किस सोर्स से आवाज़ निकल रही है। जैसे हम ये बोल रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हो कि इंसान की आवाज़ है, और वहीं यहाँ पर कोई गिटार बजने लगता तब आप तुरंत समझ जाते कि भाई गिटार बज रहा है, कि वायलिन बज रहा है, कि बांसुरी बज रही है। तो वो सारी चीज़ें आप किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हो? एक तो आपके खुद के एक्सपीरियंस है, और साइंस के हिसाब से उसे क्या कहते हैं उसके बारे में आज जानकारी आपको मिलेगी। और अगले वाले में हम बात करेंगे फिनोमिना के बारे में कि कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना साउंड वेव एग्जिबिट करती हैं, और लाइट वेव से क्या क्या सिमिलरिटी है उनकी, क्या क्या डिफरेंस हैं। हम चाहते तो ये वाली चीज़ भी यहीं पे बता सकते थे, लेकिन फिर वीडियो हो जाता है लंबा और वो आप देखना पसंद नहीं करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये जो साउंड की प्रॉपर्टी हैं ये उसकी इनहेरेंट है, मतलब बाहर से नहीं डाली गई हैं। किसी भी साउंड वेव में ये 4 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो लाउडनेस, फिर इंटेंसिटी, पिच और टिम्ब्रे। तो लाउडनेस का मतलब है प्रबलता, सिंपल भाषा में बोले तो वॉल्यूम। तो प्रबलता यानी कि वॉल्यूम जो है ये आप समझते हो, पुराने टाइम पर जब हमारे पास ऑडियो प्लेयर होता था तो उसका कुछ इस तरीके से लेवलर दिया रहता था, जिसमें आप जितना इस साइड घुमाते थे उतना ही तेज स्पीकर की वॉल्यूम होती जाती थी। मॉडर्न टाइम पे आपको इसी वीडियो की मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ानी हो तो क्या करोगे? आपके पास जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसका बटन दबा दोगे, नहीं तो फिर टच स्क्रीन से ऊपर की तरफ कर दोगे लेवलर को। तो इससे होगा क्या? लाउडनेस बढ़ जाएगी, यानी मेरी आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देने लग जाएगी। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं प्रबलता। कोई आवाज़ कितनी तेज़ या धीमी है ये डिसाइड होता है लाउडनेस से। और लाउडनेस किससे डिसाइड होती है? एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड क्या होता है बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कि कोई भी जैसे ये वेव है और दूसरी वेव ये है, तो इसमें से बताइए एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? जिसकी वाई एक्सिस पे हाइट ज़्यादा होगी। इसकी इतनी है और इसकी इतनी ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा हुआ? इसका। तो चूंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसलिए ये वाली जो साउंड है वो लाउड होगी ज़्यादा, और ये थोड़ी सी धीमी आएगी आवाज़। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, और उसमें अगर कमी आएगी तो आवाज़ भी आपकी धीमी होती चली जाएगी। इसकी यूनिट की बात करें तो डेसिबल में इसको मेज़र करते हैं, और लिखने का तरीका ये है, स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल। साउंड की लाउडनेस को इसी से मेज़र किया जाता है। एम्पलीट्यूड की हिंदी होती है आयाम। नेक्स्ट बात करेंगे तीव्रता, इंटेंसिटी के बारे में। तो देखिए वैसे तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, छोटा सा ये डिफरेंस है। ये मान लीजिए साउंड लेवलर है और ये यहाँ पे सेट है, तो कुछ लोग को इसमें मज़ा आ रही होती है, उनको म्यूज़िक अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ लोग इसको शोर मानते हैं और कहते हैं भाई आवाज़ थोड़ा सा कम कर दो। ये क्यों होता है? क्योंकि लाउडनेस तो सेम है, क्योंकि लेवलर इसी पे सेट है, लेकिन फिर भी किसी को वो चीज़ शोर नज़र आ रहा है तो किसी को वो म्यूज़िक। तो जिस चीज़ की सहायता से आप म्यूज़िक और नॉइस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो वही होती है इंटेंसिटी। मतलब लाउडनेस को आपका कान किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और वो डिपेंड करेगा हमारे कान की सेंसिटिविटी के ऊपर, कि भाई अगर हमारा कान ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो छोटी सी आवाज़ को भी नॉइस समझ लेगा, नहीं तो उसको मज़ा आने लगेगी, म्यूज़िक समझेगा वो। वैसे टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो इंटेंसिटी को कहते हैं किसी गिवन एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही। ये मान लीजिए कोई एरिया है तो इससे गिवन टाइम पे कितनी एनर्जी निकल पाएगी। साउंड भी तो एक टाइप की एनर्जी ही है ना, तो इसीलिए इंटेंसिटी वाला टर्म इसमें यूज़ हुआ है। इससे पता क्या चलता है कि सेम लाउडनेस पे, मतलब सेम एम्पलीट्यूड की कोई साउंड वेव है तो उस पर लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं,
इंटेंसिटी की वजह से। इसकी भी यूनिट सेम वही होती है जो कि लाउडनेस की, मतलब डेसिबल। एक डेसिबल में 10 बेल होते हैं। बेल जो है ये घंटी नहीं है, ये डेसिबल का छोटा वर्जन है। वैसे गिवन एरिया से एनर्जी हम पास कर रहे हैं, एनर्जी और पावर इसको मान लेते हैं, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है इंटेंसिटी की। तो अभी तक हम क्या चीज़ें सीखे? पहली ये कि कोई आवाज़ की जब वॉल्यूम बढ़ जाती है तो साइंस की भाषा में क्या क्या चेंजेस होते हैं वेव में, तो कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और क्या। और दूसरा ये कि सेम लाउडनेस की कोई आवाज़ है तो कुछ लोग इसको म्यूज़िक कहेंगे तो कुछ लोग इसको शोर मानेंगे। ये होता है इंटेंसिटी की वजह से, जो कि डिपेंड करती है हमारे कान की सेंसिटिविटी पे। अगली चीज़ है पिच, मतलब 22 गज की क्रिकेट पिच नहीं, इस पिच का मतलब है तारत्व, और ये डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी से। अब इसकी हेल्प से होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरी आवाज़ है, वैसे मानना क्या, ये मेरी आवाज़ तो है ही है। और दूसरा कोई SCS का लेक्चर आप उठाइए आर्या मैम का, तो मेरी आवाज़ और आर्या जी की आवाज़ में जो डिफरेंस है ये डिसाइड होता है पिच से। क्यों, अभी समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जितनी ज़्यादा वेव होती हैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें ये कितनी सारी वेव हैं, और इसमें एक और एक 2 वेव हैं, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा हैं। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, पिच भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पिच होगी आवाज़ उतनी पतली होती जाएगी। तो जो लड़कियों की साउंड होती है ना, वो पतली इस वजह से होती है क्योंकि उनकी पिच ज़्यादा होती है। और ये जो मेरी आवाज़ है ये थोड़ी सी आपको भारी नज़र आएगी क्योंकि हमारी आवाज़ की पिच कम है, मेल वॉइस की पिच कम होती है। तो आप आर्या मैम के लेक्चर में और मेरे लेक्चर में जो आवाज़ का डिफरेंस है वो पता कर पाओगे पिच की वजह से, जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सीटी की आवाज़ है, कोई भी सीटी हो सकती है, बस कंडक्टर की, ट्रैफिक पुलिस के दरोगा की, किसी की भी। हाँ, आवाज़ तो सब में सेम आती है ना, थोड़ी कर्कश टाइप की। और वहीं ये जो ड्रम है, ढोल है, इसमें ढम ढम टाइप की आवाज़ आती है। तो ड्रम की आवाज़ भारी होती है जबकि सीटी की काफ़ी पतली और कर्कश। तो पिच बताइए किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो आवाज़ पतली है उसकी पिच ज़्यादा है, मतलब सीटी की, और जो आवाज़ भारी है उसकी पिच बेहद कम होगी। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो लड़के और लड़कियों की जो आवाज़ है उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है पिच। अगली चीज़ पे आते हैं जो कि है टिम्बरे। इसको टिम्बर यानी कि लकड़ी मत समझ लेना, इसे हिंदी में बोलते हैं गुड़ता। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये मेरा लेक्चर आप सुन रहे हो तो तुरंत से आप समझ जा रहे हो कि कोई इंसान बात कर रहा है, और वहीं इसकी जगह पे हम गिटार बजाने लगते, तब आप तुरंत समझ जाते कि गिटार बज रहा है। वो क्यों होता है? तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन साइंस के हिसाब से कैसे इसको समझाओगे? वो ऐसे कि अगर आपकी 3 अलग अलग साउंड हैं और तीनों अलग अलग सोर्स से निकल रही हैं, और तीनों साउंड का एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब उतनी तेज़ वो आवाज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी है, तो आप ना ये पता कर सकते हो कि मोटी आवाज़ है कि पतली आवाज़ है, और तेज़ धीमी तो आप पता कर ही नहीं सकते क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम लेवल पे सेट है। तब आप ये कैसे जानते हो कि बांसुरी की आवाज़, सितार की आवाज़, गाली देते हुए इंसान की आवाज़, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो टिम्ब्रे का फ़र्क होता है। तो टिम्ब्रे एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अलग अलग सोर्सेज से निकलने वाली साउंड के बीच आप अंतर कर सकते हो कि ये एक्स सोर्स से आई है, ये वाई, और ये जेड से। इसी को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है टिम्ब्रे। अब इसका यूज़ होता है मेनली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि सितार है, कि बांसुरी है, कि गिटार है, कि ड्रम है। तो भाई किसी भी साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, एम्पलीट्यूड, पिच और टिम्ब्रे, इसके बारे में आप जान चुके हो, और इनका यूज़ क्या होता है ये भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिससे एग्ज़ाम में डेफिनेट क्वेश्चन आता है, इस वजह से हमने इसकी एक मिसलेनियस सेटिंग बना दी, जो कि है कुछ ज़रूरी फैक्ट। अब ये लिस्टिंग आप आसानी से देख सकते हो, इसमें एक तरफ एग्जाम्पल्स हैं और दूसरी तरफ इंटेंसिटी की रेंज है। अब ये सीधे सीधे मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है कि अगर आपकी कोई नॉर्मल बातचीत चल रही है किसी से, या फिर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो, किसी का क्या मेरा ही सुन रहे हो, तो इसकी रेंज क्या होगी? 30 से 40 डेसिबल, तभी आपके कान इसको अलाउ कर पा रहे हैं, नहीं तो आप शोर समझ के मोबाइल रख के सो जाते। उसके बाद तेज़ बहस, कि सड़क पे किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी और उसके बाद बहस चालू हो गई, या फिर पड़ोसियों के बीच बहस चालू हो गई कूड़ा फेंकने के लिए, वॉट एवर द रीज़न में भी, तो उसकी रेंज होती है 50 से 60 डेसिबल। उसके बाद है लाउड म्यूज़िक,
मतलब उतना तेज़ म्यूज़िक जितने में आंटी पुलिस बुला लेती है। या फिर नॉइज़ 80+ डेसिबल, वैसे 80+ डेसिबल की कोई भी इंटेंसिटी नॉइज़ मानी जाती है ऑफिशियली भी, ठीक, WHO मानता है। उसके बाद पत्तों की सरसराहट, मतलब ताश के पत्तों की, ऐसा नहीं सोचने का, पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट होती है ना जब आप वॉक के लिए जाते हो मॉर्निंग या इवनिंग में, तो एकदम कभी पता चलती है, कभी नहीं पता चलती। सुबह दोपहर नहीं पता चलेगी, रात में पता चल जाएगी, क्योंकि रात में थोड़ा तेज़ सुनाई देने लगता है। वो क्यों होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। उसके बाद सायरन, चाहे वो पुलिस का हो या एम्बुलेंस का, 110 से 120 डेसिबल। अगर कोई जेट एयरप्लेन नज़दीक से उड़ रहा है तो उसकी रेंज होती है 140 से 150 डेसिबल। WHO के हिसाब से हमारे कान की मोस्ट एक्सेप्टेबल इंटेंसिटी कौन सी है, जिसमें हमारे कान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही हम शोर समझ सकते हैं चाहते हुए भी, तो 45 डेसिबल। 45 डेसिबल की अगर इंटेंसिटी है किसी भी आवाज़ की तो वो शोर हो ही नहीं सकता। कोई भी बंदा चाहे वो कितना भी शांति पसंद क्यों ना हो, नहीं मानेगा कि वो शोर है, अनलेस उसके सर में दर्द हो रहा हो। तो 45 डेसिबल याद रखिएगा, कान के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद WHO का ये भी कहना है कि 75 डेसिबल से जो साउंड की इंटेंसिटी शुरू होती है ना, उस पर हमारे कान पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता है। देखिए वैसे ऑफिशियल जो इंटेंसिटी है नॉइज़ के लिए वो 80 डेसिबल है, इसको ऑफिशियली नॉइज़ डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इससे कम में भी कुछ लोग इसको शोर समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि WHO ने यह भी माना है कि 75 से कान पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता है, सरदर्द वगैरह की शिकायत होने लगती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि साउंड की वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड आप सोच सकते हो, उसके हिसाब से साउंड कितने टाइप की होगी। या फिर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक तरीका है कि सीधे सीधे उसकी स्पीड पता कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो साउंड की स्पीड से उसको कंपेयर कर लो। और कंपेयर करने के बाद 3 तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, एक है सबसोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक, तीसरा है हाइपरसोनिक। सबसोनिक कब माना जाएगा? अगर वो ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से धीमा ट्रैवल कर रहा है, तो सबसोनिक की स्थिति में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम होगी। फॉर एग्जांपल जितने भी एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर योगी जी वाला, साथ में सबसोनिक मिसाइल, इसको सबसोनिक अलग से लिखा जाता है क्योंकि नॉर्मल कर सभी मिसाइल साउंड की स्पीड से तेज़ ट्रैवल करती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसोनिक उसके आगे लिखना पड़ता है। ये देखिए सबसोनिक मिसाइल, और ये देखिए हमारे योगी जी का हेलीकॉप्टर, ये साउंड की स्पीड से कम में ट्रैवल करता है, इस वजह से ये सबसोनिक है। सुपरसोनिक में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है साउंड की वेलोसिटी से आगे चली जाएगी, मतलब 332 मीटर पर सेकेंड से ऊपर वो ट्रैवल करेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल जितने भी ये लड़ाकू विमान हैं और जो हमारी मिसाइल्स हैं ज़्यादा करके, फॉर एग्जांपल ये देखिए इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल, ये एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो सुपरसोनिक में क्या होगा? साउंड की वेलोसिटी से तेज़ ट्रैवल करेगा वो ऑब्जेक्ट, और यही चीज़ हाइपरसोनिक में भी होगी। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर 333 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड हो गई ना तो ये सुपरसोनिक है, लेकिन हाइपरसोनिक में ये चीज़ काम नहीं करेगी। हाइपरसोनिक का क्राइटेरिया ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम, और उसके ऊपर तो माना ही जाएगा हाइपरसोनिक। तो अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी का कम से कम 5 गुना है तब वो हाइपरसोनिक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए इंडिया की शौर्य मिसाइल, ये क्या है? तो ये हाइपरसोनिक है। तो ये 3 चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है शॉक वेव। तो कई बार होता ये है कि अगर कोई एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर मिसाइल, या तो वो सुपरसोनिक हो या हाइपरसोनिक हो, मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, वो 5 गुना भी हो सकता है या तो फिर 333 ही हो जाए। किसी भी स्थिति में जब वो इस तरफ आगे जा रहा होता है तो उसके पीछे ये कोनिकल शेप की वेव बन जाती है। तो शॉक वेव में वेव कहाँ से आई? तो यहाँ से, ये प्लेन ऐसे आगे बढ़ रहा है तो इसके जस्ट पीछे ये वेव क्रिएट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? अगर ये प्लेन मान लीजिए किसी बिल्डिंग के आसपास उड़ रहा है तो ये बिल्डिंग चटक जाएगी, इस पर दरार पड़ जाएगी और हो सकता है ये ढह भी जाए। और अगर मान लीजिए ये उसके ऊपर उड़ रहा है थोड़ा सा ऊपर, तो कम से कम उस बिल्डिंग में जितने भी मकान हैं उनके शीशे चटक जाएंगे।
तो आप समझे शॉक वेव का कंसेप्ट, प्रघाती तरंगों का, कि जिस भी बिल्डिंग के पास से ये शॉक वेव गुजरेंगी उसको नुकसान पहुंचा देंगी, या तो उसको ढहा देंगी या तो उसको चटका देंगी। तो ऐसे में ना जो हमारी इंडियन एयरफोर्स और भारत सरकार, ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के आसपास से इस टाइप की चीज़ें ना गुजरें जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो। स्पीड का मतलब वेलोसिटी समझना हमेशा। इसलिए होता क्या है कि इस टाइप के जो विमान हैं या मिसाइलें हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाइट पे निकाला जाता है जिससे आसपास की बिल्डिंग प्रभावित ना हो। इसके बाद पेश है आपके लिए जिलेट मार्क 3 रेजर, नहीं मार्क नंबर, जिसे मैक नंबर भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप ये डिसाइड करते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो साउंड की वेलोसिटी का कितने गुना है। ये देखिए, ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये अगर मान लीजिए m गुना है वेलोसिटी ऑफ साउंड के, तो यहाँ से इसी m को आप मार्क नंबर कहते हो। इस m की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो साउंड की वेलोसिटी से डिवाइड करना होगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे हो तो उस मिसाइल की स्पीड आप ऊपर रखोगे, लेकिन डिवाइड किससे करोगे? साउंड की वेलोसिटी एयर में 332 से। ऐसा नहीं है कि वाटर में साउंड की वेलोसिटी 1530 से आप डिवाइड करने लग जाओगे। वो मिसाइल चूंकि हवा में उड़ रही है इसलिए साउंड की वेलोसिटी आप हवा वाली ही लोगे। अगर आपको मार्क नंबर समझ में आ चुका है तो ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। आपको बाकायदा ये लिखना होगा कि Q1 का आंसर क्या है और Q2 का क्या है। Q1 में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 664 है, इसका मार्क नंबर बताइए। अजम्पशन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से दूसरा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट बनना है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पोगो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, मतलब पीछे करके। तो यहाँ से बाकायदी कंप्लीट होती है, मतलब कंसेप्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है और MCQ की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो डेसिबल है उससे क्या मेज़र होता है? तो साउंड की इंटेंसिटी, सीधी सी बात है, टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बी। बाकी भूकंप को नहीं इससे नापा जाता, उसे किस स्केल से नापा जाता है क्या आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद है कि किस लेवल की साउंड को आप नॉइज़ पोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो? तो 80 डेसिबल एज़ पर WHO सी। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि 75 डेसिबल में ही कान डैमेज होना किसी किसी के शुरू हो जाते हैं। अब ये तो पिछले वीडियोस का ही है 368, ये आपको बताना होगा। आपको समझा देते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री है, उसके सहपाठी नहीं, साथ में जो उसके गया है उसकी बात हो रही है, ये दोनों आपस में क्यों नहीं बात कर पाएंगे? बताइए इसका रीज़न। इसके बाद 373, किसी नगर के लिए मतलब सिटी लाइफ के लिए सेफ लेवल कितना है नॉइज़ का? यहाँ ध्वनि प्रदूषण लिखा है, आप सीधे साउंड इंटेंसिटी बताओ जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जो कि है 45। सुपरसोनिक जो प्लेन हैं किस स्पीड से उड़ते हैं? सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ साउंड का 5 गुना, तो चाहे 5 गुना लेकिन ज़्यादा तो है ना, विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड सी। तो भाई यहाँ से वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे साउंड से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में।